नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं मैच मेकिंग के बारे में। लाल किताब के अनुसार जो कुंडली का मिलान होता है उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लाल किताब के अनुसार जातक की यानी मेल की जो चंद्र कुंडली होती है, लाल किताब की चंद्र कुंडली, वो बहुत मायने रखती है। लाल किताब की चंद्र कुंडली बनाने का तरीका मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ। दोस्तों लाल किताब की जो चंद्र कुंडली होती है वो हमारे स्पाउस को रिप्रेजेंट करती है, हमारी धर्म पत्नी को रिप्रेजेंट करती है, हमारे पति को भी रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि लड़के की कुंडली में शुक्र उसकी पत्नी है और लड़की की कुंडली में शुक्र जो है वो उसका पति है। ये लाल किताब के रूल्स कहते हैं। अब एक चीज जो हमने ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब लाल किताब की चंद्र कुंडली बनती है तो उसमें लगन में बैठी हुई राशि का बहुत महत्व होता है। यानी कि जितने नंबर राशि लगन में बैठी हुई है उतने नंबर खाने में चंद्रमा को लिखकर हम चंद्र कुंडली बना लेते हैं, ये आपको पता है। अब उसके बाद उस चंद्र कुंडली को देखा कैसे जाता है या उस चंद्र कुंडली का इस्तेमाल कैसे होता है और मैच मेकिंग के वक्त चंद्र कुंडली को कैसे यूज करते हैं, इस सब चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल से बताने वाला हूं। दोस्तों हम अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रेडिक्शंस तो करते हैं, वो हमारी अपनी जिंदगी के लिहाज से प्रेडिक्शंस होती हैं। लेकिन जब हमारी शादी होती है तो हम अपनी चंद्र कुंडली बनाते हैं, तो उस चंद्र कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति बनती है और स्पेशली उसमें चंद्र और शुक्र जिन जिन घरों में जाते हैं और जैसी जैसी उनकी प्लेसमेंट होती है वैसा बदलाव जातक के साथ शादी के बाद होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी की धनु लगन की कुंडली है तो शादी के बाद उसका जो चंद्रमा है वो खाना नंबर 9 में लिखा जाएगा। तो 9वें घर का चंद्रमा उन्होंने बोला है कि घड़े बराबर मोती। तो ऐसे जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा खराब भी है तो शादी के बाद उसको 9वें घर के चंद्रमा के फल जो हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसकी डेली इनकम का इजाफा बढ़ जाता है। तो ऐसा इंसान कहता है कि शादी के बाद मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बेटर हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका भाग्योदय ही शादी के बाद होता है और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका भाग्य जो है वो शादी के बाद खराब हो जाता है। तो इसके लिए हमें लड़का और लड़की का जब मैच मेकिंग करना होता है तो उस वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों लड़का और लड़की की चंद्र कुंडलियां जो है वो आपस में कंपैटिबल हों। अब इन दोनों की कंपैटिबिलिटी को कैसे देखा जाता है? सबसे पहले जो चीज ध्यान में रखनी होती है वो है कि दोनों कुंडलियों में, लड़का और लड़की दोनों की कुंडलियों में, जन्म कुंडलियों में जो है वो शुक्र की स्थिति अच्छे घरों में हो। अच्छे घरों में होने का मतलब है कि शुक्र जो है वो पीड़ित अवस्था में ना हो। अगर लड़के की कुंडली में शुक्र जो है वो पीड़ित अवस्था में होगा तो पत्नी के स्वास्थ्य पर या कारोबार पर या आगे चल के जैसे आजकल जॉब करनी है या बिजनेस करना है तो उन चीजों पे बुरा असर पड़ सकता है। अगर लड़के की कुंडली में शुक्र का और गुरु का टक्कर है या अचानक चोट है या धोखे की स्थिति में बैठे हैं तो पत्नी का लड़के के बुजुर्गों के साथ आपस में जो सेटलमेंट है वो नहीं हो पाती। अगर लड़की की कुंडली में शुक्र का जो है वो बृहस्पति के साथ चोट है या वो अचानक चोट पे हैं या धोखे पे हैं या टक्कर पे हैं तो वो लड़के के अपने ससुराल के साथ नहीं बन पाएगी, यानी लड़की के माता पिता के साथ लड़की के पति की नहीं बन पाएगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखना होता है। उसके साथ साथ लड़के की कुंडली में देखना होता है कि राहु कैसा है, यानी कि लड़के को ससुराल कैसा मिलेगा। और लड़की की कुंडली में बृहस्पति ग्रह जो है वो ससुर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर लड़की की कुंडली में बृहस्पति शुभ अवस्था में नहीं है तो लड़की के ससुर जो हैं वो वेल सेटल्ड नहीं होंगे। या अगर लड़की की कुंडली में बृहस्पति बहुत खराब अवस्था में चल रहा है या वर्षफल में खराब अवस्था में चल रहा है तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि लड़की के घर आते ही लड़की का ससुर या तो बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा या बेड पे पड़ जाएगा या फिर कारोबार तबाह हो जाएगा या फिर
जो है वो कई बार जो है वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर लड़का और लड़की की कुंडली में शुक्र और राहु का जो दृष्टि संबंध हो, या शुक्र से आगे या पिछले घरों में अगर राहु बैठे हैं, या शुक्र राहु का या शुक्र केतु का कंजंक्शन है, या सूर्य और शुक्र आपस में जो है वो खराब अवस्था में बैठे हैं, या सूर्य और शुक्र या सूरज से 8वें घर में मंगल है, तो और ज्यादा खराब अवस्थाएं हो जाती हैं। आस पड़ोस में कई बार जो है वो जली हुई किसी ना किसी डेथ हो जाती है, जिंदा जल जाता है कोई शख्स। लेकिन उन प्रॉब्लम्स की वजह से इन मियाँ बीवी पे, यानी कि जिस लड़का और लड़की की हम लोग कुंडली मैच कर रहे हैं, उनकी आपस में सेटलमेंट नहीं हो पाती। राहु की वजह से जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, अगर लड़का लड़की की कुंडली में शुक्र राहु का दृष्टि संबंध है ना, तो आपस में विचार जो हैं वो नहीं मिलेंगे। उसके साथ साथ एक दूसरे के ऊपर शक हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शुक्र केतु में तो कई बार 2 शादियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और स्पेशली चौथा शुक्र जो कि बदनाम है कि भी 2 जिंदा औरतों की शर्त। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर लड़का या लड़की दोनों की कुंडली में अगर चौथे घर का शुक्र है और उनको अगर आपने बेडरूम भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का दे दिया, तो फिर लड़का या लड़की में किसी ना किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस 99% तक बढ़ जाते हैं। वैसे भी किसी भी मैरिड कपल को नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम को अवॉइड करना चाहिए। वहां पर नूह सास के झगड़े बढ़ जाते हैं, आपसी अंडरस्टैंडिंग जो है वो खत्म हो जाती है। लोगों की वजह से या ओवर पोजेसिवनेस की वजह से आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा खराब होनी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ जब मैं बात करता हूं कि शुक्र के लिए कि शुक्र को और किस तरह से हमने एनहांस करके रखना है, तो आजकल मैं आपको बताऊं कि जब भी एक चीज, एक शर्त है लाल किताब की कि अगर किसी लड़के का या लड़की का, यानी पति का या पत्नी का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो दोनों लड़का लड़की की कुंडलियां अलग अलग काम करेंगी। अगर लड़का या लड़की शादी के बाद अगर अपनी कोई अर्निंग सोर्स खड़ा करती है, जॉब करती है या बिजनेस करती है, तो लड़की की अपनी इंडिविजुअल कुंडली काम करती है। अगर लड़की एज अ हाउसवाइफ ही अपने पति के घर पे रह रही है, तो लड़के की कुंडली जो है वो लड़की की कुंडली को ढांप लेगी। मींस कि लड़की की कुंडली के जो बेनिफिशियल प्लैनेट्स हैं वो लड़के की कुंडली को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देंगे, लेकिन लड़की की कुंडली के जो खराब प्लैनेट्स हैं वो शांत हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि दोनों लड़का लड़की की कुंडली जिनकी शादी तय हो जाए, तो उनको शादी के समय, फेरों के दौरान, कन्यादान के समय कुछ ऐसे उपाय करवा दिए जाते हैं जो उस वक्त ऐसे खास असर दिखाते हैं कि लाइफ टाइम तक वो ग्रह जो है वो खराबी नहीं कर पाता। ये बहुत ही जरूरी उपाय होते हैं और बहुत छोटे छोटे माइनर उपाय होते हैं, लेकिन वो असर बहुत जोरदार करते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, 15 साल से मैं जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो ये उपाय करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके साथ साथ ये जो उपाय हैं जो दिए जाते हैं कन्यादान के समय, ये करना बिल्कुल ना भूलें, और ये हर कुंडली टू कुंडली डिफर करते हैं। उसके बाद बात आती है चाइल्ड बर्थ। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो शादी के 1, 2, 3, 4 इवन 5-5 साल तक बच्चा प्लान करना नहीं चाहते। तो ऐसे केसेस में देखना पड़ता है कि जो हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडलियों में 5वें घर की स्थिति कैसी है। अगर उनकी 5वें घर की स्थिति अच्छी है, उनका केतु कुंडली में अच्छा है, बुध कुंडली में अच्छा है, तो ऐसी कुंडली में तो अगर वो डिले भी करते हैं चाइल्ड बर्थ तो समझ में आता है, चलता है। लेकिन अगर कहीं 5वां घर उनकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, जो कि बहुत जल्दी हो जाता है, 5वां घर या सूर्य और बृहस्पति, क्योंकि 5वें घर का कारका प्लैनेट सूर्य और बृहस्पति हैं। औलाद का कारका प्लैनेट केतु है, क्योंकि मेल चाइल्ड केतु है, और लड़की को जो है वो लाल किताब के रूल्स के अकॉर्डिंगली औलाद नहीं माना, लेकिन आज की डेट में बुध जो है वो लड़की को रिप्रेजेंट करता है और लड़की भी औलाद के बराबर है, इसलिए बुध को भी देखना जरूरी हो चुका है।
क्योंकि आजकल के ट्रेंड में लोग एक ही बच्चा प्रेफर करते हैं। तो इन सब ग्रहों को, पांचवें घर को, सूर्य, गुरु को, बुध को, केतु को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। और एक चीज मैं आप सबको बहुत जरूरी तौर पर क्लियर करना चाहूंगा कि लोग जो हैं आजकल, जो मैं मैच मेकिंग करता हूं, लोग कुंडलियां दिखाते हैं, तो मैं एक चीज सुनता हूं लोगों से कि नाड़ी दोष ब्राह्मणों में होता है, नाड़ी दोष को हम मानते नहीं है। नाड़ी दोष बहुत जरूरी चीज होती है। 3 तरह की नाड़ियां होती हैं, आदि, मध्य और अंत। ये 3 तरह के जीन्स समझिए अपने आप को। अगर सेम नाड़ी में शादी करने की आप कोशिश करते हैं तो उसमें 8 में से 0 मिलता है, और अगर नाड़ी डिफरेंट है तो 8 के 8 नंबर मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? ये अष्टकूट गुण मिलान की बात कर रहा हूं। तो सेम नाड़ी में अगर आप शादी करते हैं, चाहे आपकी जाति कोई भी हो, चाहे आप ब्राह्मण हैं चाहे नहीं है, सेम नाड़ी में शादी करने से आने वाले चाइल्ड बर्थ में जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसलिए नाड़ी दोष को अवॉइड आपको नहीं करना है, उन चीजों को ध्यान में रखना है। सिर्फ क्या है, अवेयरनेस की कमी है, लोग बताते नहीं है कि कौन सी चीज कहां असर करती है। इसलिए नाड़ी दोष को अवॉइड ना करें, और जब भी शादी करनी है कुंडली मिलाकर के ही करें, और अच्छे जानकार से कुंडली मिलाकर के शादी करें जो कि आपको वहम से बचाए और आपको अवेयरनेस दे कि इस लड़की से शादी करके या इस लड़के से शादी करके आपके भाग्य में कैसा परिवर्तन आ सकता है। ये चीजें जानना बहुत जरूरी होता है, और ये आपके लाइफ चेंजिंग इवेंट होते हैं। रीजन इज कि एक शादी जो सिर्फ लड़का लड़की की होनी है, लेकिन जुड़ते 2 परिवार हैं, अगर गलत मैच मेकिंग कर दी जाए तो लड़का और लड़की की जिंदगी के अलावा 2 परिवारों की जिंदगियां खराब होती हैं। इसलिए मैच मेकिंग को बहुत ध्यान से कराएं और आप सबका जीवन शुभ हो। जो लोग मैच मेकिंग कराना चाहते हैं या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और बेल आइकन ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।